हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे, जो कि आप सभी के 4 मार्च को, ठीक है, 100% बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च से पहले इस क्लास 10th विज्ञान के पेपर को, साइंस के पेपर को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, मेरा 100% गारंटी कि उनका इस बार विज्ञान में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है कि आएगा। ठीक है, 70 में 70 नंबर बिल्कुल फोड़ करके आएंगे, छाप करके आएंगे, जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर लेते, क्योंकि ये जो पेपर है ये सबसे वायरल कोड का पेपर है। ठीक है, 825 IM, ठीक है, ये सबसे वायरल कोड है और ये अक्सर सभी जिलों में यही सेम कोड का पेपर आता है। ठीक है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। तो 825 IM, ठीक है, ये बहुत ही वायरल पेपर है। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पूरे के पूरे उत्तर के साथ, ठीक है, पूरा चित्र वगैरह जितना भी चीजें, सभी चीजें हम इसमें बना करके आपको बताने वाले हैं। कैसे आपको चित्र बनाना है पेन से, पेंसिल से, ठीक है, कैसे आपको लिखना है साइंस के पेपर के दिन, ठीक है, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर खुश होकर दे। ठीक है, सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि आपका ये विज्ञान 2025 का पेपर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सेम पेपर आने वाला है आपकी इस बार 4 मार्च को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको अनुक्रमांक नाम अपना लिखना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें आपको समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और ये पूर्णांक पूरा टोटल 70 नंबर का रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर ले रहे हैं उनका पूरा का पूरा वो 70 में 70 बिल्कुल छाप करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हुए कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ना है। उसके बाद इसमें 2 खंड है और इसमें क्या है कि ये खंड जो है 3 उपखंडों में विभाजित है, क्योंकि ये साइंस है, विज्ञान है, इसमें 3 उपखंड होते हैं। ठीक है, आपका फिजिक्स हो गया और जीव विज्ञान हो गए, ठीक है, बायोलॉजी, और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गए, यानी 3 होते हैं। तो तीनों के से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 रहेंगे, जिसमें आपका एक नंबर का रहेगा। ठीक है, उसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है। कैसे देना है, सभी चीजें यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। और इसके बाद आपको प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। हल करते समय आपको, ठीक है, यानी कौन से उपखंड के क्वेश्चन को आप लोग कर रहे हो, सबसे पहले आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर वो उपखंड जरूर लिख देना है। कैसे, अभी सभी चीजें हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले खंड अ है, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब पहला यानी उपखंड यहाँ पे क है, यानी यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स से आप सभी के पेपर में शुरू होता है। ठीक है, आपके जो बोर्ड के पेपर है उसमें आपके फिजिक्स से सबसे पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f, ठीक है, एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच के संबंध है, यानी इनके। तो देखिए, हम आप सभी को बता दें कि जो दर्पण का फोकस दूरी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी f बराबर क्या होगा, r/2। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला है f बराबर r, ठीक है, दूसरा यहाँ पे f बराबर r+2 और C ऑप्शन है f बराबर r/2, ठीक है, D ऑप्शन है f बराबर 2r। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C राइट है। ठीक है, f बराबर r/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, ठीक है, 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो देखिए, अपवर्तनांक को यन से दिखाते हैं, ठीक है, और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट में चीजें रहेंगी, यहाँ पे G, ठीक है, जल को वाटर कहते हैं, तो यहाँ पे G&W बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान जो है पूछ रखा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम आपको इसको सॉल्व करके इतना आंसर लाकर तब आपको दिखाएंगे कि हाँ ये इसका आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, वायु के सापेक्ष, ठीक है, यानी वायु के सापेक्ष, पहले यहाँ पे वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 दिया है। इसके बाद जल तथा कांच का अपवर्तनांक, यानी जल
तसे कांच के सापेक्ष जो है अपवर्तनांक वो 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले वायु के सापेक्ष आप सभी को लिखना है यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे ANW बराबर क्या दिया है 4/3। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे वायु के सापेक्ष क्या हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि वायु है, ठीक है, इसको एयर कहते हैं और अपवर्तनांक को यन कहते हैं और कांच को ग्लास कहते हैं। तो यहाँ पे ANG बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जल तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा और अपवर्तनांक को यन से दिखाते हैं, कांच को जी से। ठीक है, ग्लास। तो यहाँ पे WNG बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ANG। ठीक है, और बटे के यहाँ पे हो जाएगा ANW। इस तरीके से हो जाएगा। अब ANG का मान कहाँ है, ANG का मान यहाँ पे 3/2 है, तो इसको आपको लिखना है WNG इक्वल यहाँ पे ANG का मान 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया और ANW का मान यहाँ पे दिया है 4/3। तो आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 4/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप सभी लोग यानी ये 3/2 के 4/3 क्या है भाग में है, तो आप सभी लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी W ठीक है NG बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे भागे, ठीक है, ये भाग का चिन्ह है, भागे 4/3। इस तरीके से हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि जल का कांच के सापेक्ष जो अपवर्तनांक आएगा वो यहाँ पे 3/2 भागे 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए 4/3 प्लस 3/2 ये गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है 3/2 माइनस 4/3, ये भी गलत है। 3/2 ठीक है इंटू यहाँ पे 4/3, ये भी गलत है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है सही है, 3/2 भागे 4/3 ये हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, यानी अधिक पूछ रखा है। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जो प्रिज्म होता है ना, उससे क्या होता है जब श्वेत प्रकाश ऐसे हम प्रवेश कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें से पूछा है कि सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य है वो किसका रहेगा। ठीक है, लाल, पीला, बैंगनी या हरा, तो ये लाल का होता है, रेड कलर का। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट के द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है तो फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, लगभग कितनी होगी, तो आप सभी को पता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए मान क्या क्या दिए हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि 1 एम्पियर दिया हुआ था और समय जो था t का मान वो कितना दिया हुआ था, t बराबर 16 सेकेंड दिया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आप सभी को पता है, यानी सूत्र क्या होता है, Q बराबर क्या होता है I इंटू टी होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है कूलाम के नियम से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी I बराबर क्या होता है Q/T, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है I का मान और T का मान दे दिया, तो इसी सूत्र से हल होगा। तो यहाँ पे Q बराबर I का मान 1 एम्पियर इंटू यहाँ पे T का मान 16 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे Q बराबर जो हो गया ये 16 कम 16 यानी 16 कूलाम हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे तो Q का मान आ गया यानी चार्ज आ गया। ठीक है, अब चार्ज आ गया तो यहाँ पे अब आप सभी को इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालना है, क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला N इंटू E होता है। ठीक है, जहां पे E जो है एक इलेक्ट्रॉन का मान है और N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है पूरा। ठीक है, जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें N का मान निकालना है और जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि E बराबर जो होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 के पावर
-19 कूलाम होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इतना होता है। अब देखिए यहाँ पे यानी ये E बराबर आ गया, E का मान है, E का मान, और इसके बाद हमें N का मान निकलना है, Q का मान यहाँ पे आया हुआ है। तो इस सूत्र को हम पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E जो है इसके गुणे में है और ये बराबर की इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बटे के E, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी सूत्र पे आप लोग मान रख लीजिए, N बराबर Q का मान यहाँ पे 16 था तो यहाँ पे आपको 16 लिखना है, और बटे E का मान जो है वो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है तो ऊपर नीचे हम 10 का गुणा भाग कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो N बराबर यहाँ पे ये जो है 16 है, ये 160 हो जाएगा, ये 0 ऐड हो जाएगा, बटे के यहाँ पे इसका दशमलव हट जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 10 के पावर 19। अब देखिए यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा, ये जो -19 है ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +19 हो जाता है। ठीक है, इसका रूल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे N बराबर क्या, 16, यहाँ पे 16 कम 16। ठीक है, और यहाँ पे एक बार में ये कट गया, यानी यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 0, तो N बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू ये जो है -10 के पावर -19 ऊपर गया तो 10 के पावर +19 हो गया, तो यहाँ पे 10 के पावर +19। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आया। और इसके बाद क्या आ गया, यानी यहाँ पे अगर हम इसको दशमलव, जैसे यहाँ पे हम इसके यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे जितने दशमलव करेंगे तो अगर ये 10 के पावर में प्लस है, ठीक है, प्लस में पावर है तो ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं N बराबर, ठीक है, 10 यहाँ पे है इंटू यहाँ पे 10 के पावर यहाँ पे 19 है, तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं 10 के पावर 20। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कूलाम नहीं रहेगा, सिर्फ N बराबर 10 के पावर 20। ठीक है, इस तरीके से आ गया, इलेक्ट्रॉन की मात्रक नहीं होता है कोई। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 10 के पावर 20। पांचवा क्वेश्चन, सभी आंसर हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को सिर्फ अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और कम से कम आप सभी लोग इस वीडियो पे 1000 अपनी लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही मेहनत के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले। आपको पूरा साइंस, इस पेपर को तैयार कर लिए तो पूरी साइंस आपकी तैयार हो गई। ठीक है, और आप लोग साइंस को समझ जाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे आपको बताएंगे, बहुत ही मेहनत से बताएंगे आप लोग। ठीक है, हम इतने मेहनत कर रहे तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, यानी एक गतिमान आवेश जो है ये किस प्रकार के जो है, ठीक है, यानी कण कैसा आवेश उत्पन्न कर सकता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, गलत, केवल विद्युत क्षेत्र, ये भी गलत। ठीक है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 6वां, डायनेमो उत्पन्न करता है, यानी जो विद्युत मोटर होता है डायनेमो उसे कहते हैं, वो क्या उत्पन्न करता है, आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। कि नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, और ये जो आपके फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है ना, उससे क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल यानी कि उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो मिक्सचर है, ठीक है, वो वाले चैप्टर से है ये। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, कौन है, लकड़ी है, सूर्य का है, या यहाँ पे जीवाश्मी ईंधन है, या पवन है। ठीक है, तो वो क्या है, जीवाश्मी ईंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है, जीवाश्मी ईंधन। इसके बाद नेक्स्ट आ गया उपखंड ख। उपखंड ख में क्या आ जाएंगे, आप सभी का केमिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दिया है, यहाँ पे MnO3 प्लस यहाँ पे Al, ठीक है, एल्यूमिनिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो Al है, ठीक है, ये Mn को क्या कर दिया, अपचयित कर दिया, इसको इसके स्थान से हटा दिया। ठीक है, और अपने इसके स्थान पे खुद हो गया। तो यहाँ पे कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, तो Mn हो रहा है, ऑप्शन यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, Mn। नेक्स्ट है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, धावन सोडा का सूत्र है, रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे धावन सोडा पूछ रखा है, यानी धोने की सोडा। ठीक है, तो NaOH है, ये भी गलत है, धावन सोडा का सूत्र ये नहीं है। NaHCO3 ये भी गलत है, क्योंकि ये बेकिंग सोडा का सूत्र है। ठीक है, Na2CO3 और
यहाँ पे डाट 10H2O, ठीक है। ये जो है ये किसका सूत्र है, ये धावन सोडा का सूत्र है, यानी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, ठीक है। और यहाँ पे ये जल लगा हुआ है इसमें, और बाकी ये जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, NaMgCu तथा Au की सक्रियता का घटता हुआ क्रम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, Cu और Au, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 क्वेश्चन में क्या दिया है, IUPAC प्रणाली में, ठीक है, CH3CHO का नाम है। यहाँ पे CH3CHO का नाम पूछा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या को काउंट करना है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन है। पहले कार्बन को मेथेन कहते हैं, दूसरे कार्बन को एथेन कहते हैं, ठीक है। और कार्बन की संख्या 1 और 2, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, सी से कार्बन होता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे एथेन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे CHO, यानी CHO को कहते हैं अल, CHO को क्या कहते हैं, अल। अब पूरा मिलाकर क्या पढ़ाएगा, एथेनल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड। अगर इस तरीके से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, CH के बीच या कार्बन कार्बन के बीच पाया जाएगा तो वहां पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहा जाता है या असंतृप्त यौगिक कहा जाता है, ठीक है। और बाकी अगर एकल बांध रहेंगे तो उसको संतृप्त यौगिक कहा जाता है। तो इसमें से कार्बन और कार्बन के बीच यानी CH और CH के बीच कहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये नहीं कि यहाँ पे आप लोग देख लिए C में यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आप लोग इसको ही सही मार दिए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये C और ऑक्सीजन के बीच में है, ठीक है। तो ये गलत है और ये भी गलत है। इसके बाद ये जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी यहाँ पे CH और CH2 यानी कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आ गया 13 क्वेश्चन। 13 में है एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है, ठीक है, संबंधित है किससे है, समूह 1 से है या समूह 14 से है, ठीक है। तो समूह यहाँ पे सी, समूह 15 से है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे उपखंड ग। 14 क्वेश्चन है, पाल्मोरनी सीरा रक्त लाती है, ठीक है। पाल्मोरनी सीरा जो है कहाँ से रक्त लाती, दाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से, बाएं नीले से, दाएं नीले से। तो ये बाएं अलिंद से लाती है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, मनुष्य में ग्रासनाल की लंबाई होती है। तो मनुष्य की जो ग्रासनाल की लंबाई होती है वो 25 सेमी होती है, ठीक है, यानी 25 से 30 सेमी भी कहा जा सकता है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 क्वेश्चन, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, ठीक है। तो निषेचन जब होता है तो उसके बाद जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय किस में पाया जाता है, ये मादा पौधे में पाया जाता है, ठीक है। तो अंडाशय जो होता है यही जो होता है फल में बदल जाता है और उसके बाद ये बीजांड में बदल जाता है। तो सबसे पहले यानी निषेचन के बाद कौन सा फल में बदलता है, तो वो अंडाशय, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है मुकुलन पाया जाता है, ठीक है, मुकुलन जो है वो हाइड्रा में पाया जाता है, ऑप्शन। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है, ठीक है। समजात का मतलब क्या कि यानी कि अंग जो है एक ही रहेंगे लेकिन उसका काम अलग अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी हमारा जो हाथ है, ठीक है, वो कुत्ते के अग्रपाद यानी हमारा हाथ यानी मनुष्य का हाथ और कुत्ते के जो आगे वाले पैर होते हैं, ठीक है, दोनों हाथ है, वो कुत्ता का आगे वाला पैर हाथ होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हाथ से मनुष्य जो होते हैं वो अनेक प्रकार के काम करते हैं, ठीक है, हाथ उनको अलग काम के लिए है और पैर जो है चलने के लिए, लेकिन कुत्तों का जो है वो अग्रपाद जो है यानी आगे वाला पैर वो भी चलने के लिए होता है। तो यहाँ पे उसे समजात अंग कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट, यानी उसमें अंगुलियां होती, सभी चीजें उसमें होते हैं, कुत्ते के भी पैर में, लेकिन उसका जो पैर है, हाथ है, वो पैर में आता है, ठीक है, उससे वो चलता है। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। 19 क्वेश्चन है, यहाँ पे लयमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। तो लयमार्कवाद का मूल सिद्धांत जो था वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। 20 क्वेश्चन है खादिन, ठीक है, और यहाँ पे बंदिश, आहार और खट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। तो ये जल संभरण के लिए प्रयोग
की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। अब यहाँ पे देखिए खंड ब है जिसमें उपखंड क है, यानी यहाँ पे फिजिक्स से सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। दिया क्वेश्चन में 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ठीक है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। ठीक है, बिंब का दर्पण से दूरी परिसर क्या होना चाहिए, यानी जो दूरी परिसर है बिंब का वो क्या होना चाहिए, यानी बिंब मतलब कि वस्तु का, ठीक है, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी प्रतिबिंब आभासी होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा या क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा होगा। इस स्थिति में आप सभी को क्या करना है, प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना है, बनाना है। ठीक है, यानी आप सभी को यहाँ पे बिंब के दर्पण से दूरी परिसर कितना होगा, इसके लिए 2 नंबर, बाकी बड़ा होगा छोटा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति के लिए आपको 2 नंबर, 4 नंबर के ये टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा अवतल दर्पण में जो बिंब है, ठीक है, यानी जो वस्तु है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनने के लिए बिंब को यानी वस्तु को, ठीक है, वस्तु को क्या रखना होगा, ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव का मतलब पोल P और F, ठीक है, मुख्य फोकस, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखना चाहिए। बिंब की दर्पण से जो दूरी हो जाएगी वो 15 सेमी से कम होनी चाहिए। ठीक है, 15 सेमी से कम होगा तभी जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगी वो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनेगा तो ये आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा, और ये प्रतिबिंब यानी जो प्रतिबिंब, और ये जो प्रतिबिंब है, ठीक है, ये वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए किरण आरेख क्या हो जाएगा, कैसे ये बनेगा, कि क्वेश्चन में किरण आरेख पूछा है, यहाँ पे किरण आरेख आपको बनाना है। ठीक है, और ऐसी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 101% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं आपके एग्जाम में किरण आरेख बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण बोला, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन में ये देखना है कि इसमें कौन सा दर्पण बोला है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है, तो चलिए अब अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण की जो किस तरह से होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, पहले ऐसे करना है। अब आप लोग बताइए कि ये कौन सा दर्पण है। ठीक है, तो ये अभी कोई भी दर्पण नहीं है, जब तक यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम कलई कर दिए। ठीक है, जब तक इसके पीछे पेंट करेंगे तभी जाकर ये कोई दर्पण बनेगा, नहीं तो अगर पेंट नहीं करेंगे तो ये सिर्फ गोली दर्पण का कटा हुआ भाग रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। अब यहाँ पे इसके बीचों बीच क्या जाती है, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है जो जा रही है, और इसके बाद हमें वस्तु कहाँ पे रखना है, यानी आंसर में क्या था कि वस्तु को, ये ध्रुव हो गया पोल, और इधर सपोज यहाँ पे मान लीजिए कि ये फोकस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फोकस हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे यफ हो गया फोकस। अब वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे वस्तु को रख दिया, दोनों के बीच में रखा गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कि फोकस है, इन दोनों के बीच में रखा गया वस्तु। अब देखिए सबसे पहले वस्तु के ऊपरी सिरे से, ठीक है, एक किरण आरेख खींचते हैं, तो यहाँ पे किरण आरेख जा रही है, और ये क्या हुआ, अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर अपने मार्ग में चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये मुख्य फोकस से होकर चली गई, यहाँ पे मुख्य फोकस है, और उसके बाद एक किरण आरेख जो है हम कहाँ से, यहाँ पे एक किरण आरेख जो है इस तरीके से हम, ठीक है, एक किरण आरेख को हम यहाँ से वक्रता केंद्र से डाल रहे हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, तो जो हम किरण आरेख वक्रता केंद्र से डालते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वस्तु के सिरे से वक्रता केंद्र पर डाल रहे हैं, तो ये क्या होता है कि दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, ये जा रहा है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद फिर से अपने मार्ग में वापिस आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। अब देखिए ये दोनों किरण जो है पीछे एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही। ठीक है, इसको हम जितना भी इधर मिलाते जाएंगे लेकिन ये किरणें दोनों आपस में नहीं काटेंगी। अब देखिए हमें प्रतिबिंब कैसे बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों किरणें काटेंगे ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब तक किरण काटेंगी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इन दोनों जो यहाँ पे किरणें हैं इसको हमने आगे की ओर बढ़ाया। जब इस तरह से हमने दोनों किरणों को आगे की ओर बढ़ाया
तो ये किरण जो है एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई। ठीक है, यहाँ पे ये किरण क्या हुआ, मिल गया दोनों, यानी यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब जो है बन गया। लेकिन ये जो प्रतिबिंब है ये सिर्फ आभासी बना हुआ है। ठीक है, यानी हम सभी लोग इस पे सिर्फ इसको आभास कर रहे हैं कि हाँ इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना हुआ है, यानी ये आभासी है। ठीक है, इमेजिंग यहाँ पे किया जा रहा है, आभासी है। और ये जो है देखिए दर्पण छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब है ये काफी बड़ा बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी हमारा दर्पण था और प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश बन गया है, यानी कि ये वस्तु क्या है, सीधा है। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब है ये भी सीधा है, इस तरीके से ये सीधा है। ठीक है, और ये बड़ा बना है वस्तु से और ये आभासी बना हुआ है। इस तरीके से ये जो है प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। ठीक है, और यहाँ पे ये बना हुआ है। आप लोग इस दर्पण को यहाँ पे यम और यम1 मान सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरा ऐसे ही क्या करना है, किरण आरेख बनाना है और पेंसिल से बनाना है आप सभी को। ठीक है, यहाँ पे हम आपको पेन से इसलिए बनाए कि आपको स्पष्ट यहाँ पे दिख सके। तो इस तरीके से आपको बनाना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके एग्जाम में इस बार बिल्कुल पक्का आएगा। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता, तो इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो क्षमता है उसको भी आप सभी को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि नेत्र का समंजन क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर एवं निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस कार्य के लिए मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, मानव नेत्र की वह योग्यता जिसके कारण वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटा या बढ़ा सकता है, नेत्र का समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, समंजन क्षमता कहलाता है। आप सभी लोग देखोगे, यानी जो हमारी नेत्र है, ठीक है, नेत्र में जो पाया जाता है यानी कि जो पुतली होता है, अगर आप लोग अंधेरे में जाओगे तो वो पुतली बड़ी हो जाती है अपने आप। ठीक है, और अगर आप लोग प्रकाश में आ जाते हो तो आपके जो आंखों में काले वाली चीज है ना, गोला सा पाया जाता है, उसे पुतली कहते हैं। वो अपने आप प्रकाश में आते हो तो छोटा हो जाता है, और जब वो अंधेरे में जाते हो तो वो क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा होगा। ठीक है, जिससे वो क्या होगा, अधिक से अधिक प्रकाश को अपने अंदर लेगा और वो वस्तु की फोकस दूरी बढ़ाएगा, जिससे आपको अंधेरे में थोड़ा बहुत टार्च बाहर आ जाए तो आपको कोई वस्तु दिख सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पुतली का यानी कि फोकस दूरी उसे कह सकते हैं। फोकस दूरी का घटना और बढ़ना जो है, यही जो है ठीक है नेत्र का समंजन क्षमता कहलाता है। तो ये तो था समंजन क्षमता। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन और क्वेश्चन था, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अधिक से अधिक 1.2 मीटर पर स्थित वस्तु को देख सकता है। ठीक है, जबकि 1.2 मीटर के बाहर की वस्तु को वो नहीं देख पाता है। अतः नेत्र की जो दूर बिंदु है वो 1.2 मीटर पर है, चूंकि समागत पर के वस्तुओं को देख लेता है। ठीक है, अतः 1.2 मीटर से दूर स्थित वस्तु अर्थात वस्तु अनंत पर हो को देखने के लिए एक ऐसे लेंस का उपयोग करना पड़ेगा जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 1.2 मीटर पर बना दे। ठीक है, इस आवश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति निम्न गणना से जो है ज्ञात किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो है दूरी जो हो जाएगा, यानी वस्तु की दूरी अनंत है, तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर 1.2 दिया हुआ है। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है यानी प्रतिबिंब की दूरी, बाकी यहाँ पे फोकस बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि सूत्र से हो जाएगा लेंस के 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v का मान दिया हुआ है और यहाँ पे ये माइनस में मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/- माइनस 1.2, यहाँ पे देखिए वस्तु की जो दूरी हो जाएगी वो 1/, ठीक है, माइनस यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा बराबर 1/f। अब देखिए यहाँ पे वस्तु की दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट है, तो इसका मान यानी क्या हो जाएगा, f का मान जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, f बराबर माइनस 1.2 मीटर हो जाएगा, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी वही फोकस की दूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे f का मान ऋणात्मक है, अतः आवश्यक लेंस जो है वो अवतल लेंस है। ठीक है, यहाँ पे कनकेव या अपसारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है देखिए लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता आप सभी को ज्ञात करना है, तो लेंस की क्षमता को d से शो करते हैं। d बराबर 1/f होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 के -1.2, ठीक है। तो आप लोग इसका भाग दोगे इसमें, तो ये आ जाएगा -0.82 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अतः 1.2 मीटर फोकस दूरी या 0.82 डायोप्टर क्षमता की अवतल लेंस इसके लिए संशोधक लेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो आप लोग इसी तरीके से पूरा इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, जो कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का आपको स्थापित करना है, सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 यहाँ पे R3, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, स्थापित करना है। बहुत ही वायरल है, आपके एग्जाम में समांतर और श्रेणी में से दोनों एक जरूर आता है आपके पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे संयोजनों के निष्कर्ष भी लिखना है आप सभी को, किस तरीके से आया हुआ है, जो कि 4 नंबर का है। अब देखिए आप सभी को सबसे पहले कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। यानी ये सभी 1, 2, 3 प्रतिरोध है इसका, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहले सिरे को यहाँ पे बिंदु ए से जोड़ा गया, दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ा गया है, और आगे जितने भी प्रतिरोध को हम जोड़ेंगे वो इसी तरह जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसी क्रम को यानी इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम खींचना है, ठीक है। पहले यहाँ पे बिंदु ए है और बिंदु बी है, इसमें हमने यहाँ पे 2, 3 यानी 3 प्रतिरोध को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी एक सिरे को हमने बिंदु ए से और दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया, और बाकी इसमें जैसे इसको हमने मान लिया कि इसमें R1 है, R2 है, R3 3 प्रतिरोध है बाकी, ठीक है। समांतर क्रम में जो भी का मान होता है यानी विभवांतर जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, सभी प्रतिरोध में विभवांतर समान होगा, ठीक है। I का मान जो होता है भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे I का मान यानी पहले प्रतिरोध में R1 है तो I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा, इसमें प्रतिरोध यानी जो धारा है उसका मान अलग अलग होगा। तो इस तरीके से आपको डायग्राम भी बना लेना है। बाकी यहाँ पे देखिए माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इन पर भी विभव की मात्रा समान होगी, ये तीनों पर विभव की मात्रा जो भी की मान समान होगी, जबकि इनकी जो विद्युत धाराएं हैं वो I1, I2, I3 होगी। तब देखिए अगर यहाँ पे I1 यानी सभी के I1, I2, I3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से I बराबर यानी R बराबर आप लोग सूत्र जानते हो V/I होता है, तो यहाँ से I बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर ये यहाँ पे चला जाएगा, ये V ये हो जाएगा, R इसके जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ पे V/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, I का मान चेंज करके रखेंगे, R का मान चेंज करके, बाकी V सभी में समान रहेगा। तो यहाँ पे I1 बराबर V/R1, ठीक है, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3, ठीक है। और बिंदु A और B के बीच कुल धारा जो है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। और तो I बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पे I बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमने I बराबर सभी धारा को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/ यहाँ पे R3, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। यदि बिंदु A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध R हो तो तुल्य प्रतिरोध R माना गया, तब क्या हो जाएगा I बराबर V/R, समीकरण 2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 2 यानी समीकरण 2 और यहाँ पे समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 में यहाँ पे I बराबर क्या है V/R, ठीक है। तो ये V/R जो है वो I के जगह पर इसमें रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे I बराबर V/R है, ठीक है। तो I बराबर हम यहाँ पे V/R बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे V/R बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 से V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, यानी V/R बराबर यहाँ पे हमने V को कॉमन ले लिया, सभी में से V जो है सभी में, तो इसको हमने कॉमन कर लिया। तो कोष्टक में क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 1/K यानी ये V से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र आ जाएगा। इसी तरीके से आप सभी को पूरा निकालना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसी तरीके से निकालिएगा। हम बहुत ही आपको सरल विधि बताएं, ठीक है, ऐसे ही आप सभी को निकालना है।
अतः यहाँ पे स्पष्ट है कि 3 या अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम तीनों प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोध पर विभवांतर जो है समान होता है। सभी में विभवांतर समान था, तो इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन, धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती, उस नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 3-3 नंबर, यानी कि यहाँ पे 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 2 क्वेश्चन 6 नंबर है। और यहाँ पे चौथा अथवा करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में से आप लोग किसी एक का ही आंसर लिखेंगे और आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक लंबे सीधे धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों अथवा है, तो हम आप सभी को इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। ठीक है, काफी ये अच्छा है आप सभी लोगों के लिए। और ये जो है इसका आंसर हम पहले से चैनल पे बता चुके हैं। आप लोग साइंस के प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल का बना हुआ प्लेलिस्ट साइंस का, उसमें आप सभी लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, पहले क्वेश्चन में यही था। तो चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा का किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, उसके चारों ओर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया था कि किसी धारावाही चालक के कारण, यानी कि जो है लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो बातें निर्भर करती हैं वो बोला गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो तथा सेवट ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर बताया कि सीधे, ठीक है, लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, इस तरह से रहता है ना, इसमें क्या होता है, ऐसे धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो होता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा? पहला जो है वो चालक खंड की अल्प लंबाई यानी डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र है, तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे डेल्टा एल। ठीक है, अल्प लंबाई, डेल्टा को क्या माना गया है, अल्प, यानी बहुत ही छोटी लंबाई। दूसरा क्या है, चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे डेल्टा बी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आई, यानी धारा आई को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा, चालक खंड से बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती जहाँ पे बोलेगा वहां पे आप सभी को 1/, यानी यहाँ पे आर या आर का स्क्वायर रखा जाएगा, यानी 1/, के रूप में उसे रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/, ठीक है, आर का स्क्वायर, यानी यहाँ पे वर्ग बोला है, इसलिए यहाँ पे दूरी आर के, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और चौथा क्या, धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम भी लिखिए आप सभी को, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है कैसे ज्ञात किया जाएगा उसको आपको नियम भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम जो है इससे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, किरण आरेख क्या है, इस तरीके से यहाँ पे पेंच का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेंच भी लिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, ठीक है, दाएं हाथ यानी इस हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, ठीक है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यानी तो समझिए यहाँ पे देखिए ये पेन का नोक है, इसको हम पेचकस मान लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो ऐसे जब घुमा रहे तो ये जो हमारी अंगूठे की दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस तरीके से है। और आपको यहाँ पे ये पेचकस और हाथ को बनाकर इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। ठीक है, चित्र में दिया जैसे एक तार में धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। एक तार में क्या है, धारा जो है नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे बह रही है। अब क्या हुआ, पेंच की नोक को ऊपर की ओर चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का वामार्थ दिशा में यानी ऊपर से देखने पर चलाना पड़ेगा। यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करती है। ठीक है, इसी से चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा ज्ञात की जाती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा और आप लोग इसको तैयार कर। आ गया उपखंड ख। ठीक है, इसमें यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे।
जितने क्वेश्चन है समझिए बहुत वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके जो बोर्ड का पेपर होता है, आप लोग समझिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेंगे। तो आप सभी को यानी कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण आप सभी को देना है, ठीक है। 2+2 यानी 2 नंबर इस पे 2 नंबर इस पे, 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहला संक्षारण किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा है विकृत गंधिता किसे कहते हैं। संक्षारण का मतलब देखिए क्षरण हो जाना, ठीक है। जैसे क्या होता है बारिश के मौसम में जब हम किसी लोहे के छड़ को, लोहे के कील को, ठीक है, क्या करते हैं 2 दिन के लिए बाहर फेंक देते हैं पानी में, ठीक है। तीसरे दिन आप लोग उस कील को लाओगे, छड़ को लाओगे तो देखोगे उस पे भूरी कलर की परत चढ़ी रहेगी, ठीक है। तो वो उसको जंक लगना भी कहा जाता है, और गांव देहात की भाषा में उसे मूर्छा भी कहा जाता है कि मूर्छा पकड़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी उसी को संक्षारण कहा जाता है। जब वो भूरी कलर की परत उस लोहे के पे चढ़ जाती है तो लोहा को धीरे धीरे वो कमजोर करता चला जाता है, और एक दिन वो लोहा अगर आप लोग तोड़ोगे तो टूट भी जाएगा, ठीक है। तो यानी उसको संक्षारण, उसी को संक्षारण कहते हैं। अगर आप सभी लोग उसी कील को पेंट करके, ठीक है, अगर पानी में फेंकोगे तो वो मुरझाएगा नहीं, उस पे जंक नहीं लगेगा, ठीक है। तो संक्षारण से बचाने के लिए आपको पेंट भी करना पड़ेगा, और इसी पूरी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखिए लिखित आंसर है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता यानी नमी, ठीक है, उसी को नमी कहते हैं, आदि के संपर्क में आती है तब वो संक्षारित होती है, ठीक है। इस पूरे प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है, जैसे लोहे पर जंक लगना जो हमने आपको बताया। बाकी है विकृत गंधिता, इसका मतलब क्या है, जैसे आप सभी लोग जब भी कोई, ठीक है, कुरकुरे आप लोग मार्केट में जाते हो, ठीक है, तो आप सभी लोग जो कुरकुरे होते हैं पैकेट में बंद होते हैं, ठीक है, और जो नमकीन होता है ये सब आप लोग देखोगे, ठीक है। तो उसकी जब आप लोग उसको खरीदोगे तो उसके पैकेट आप लोग देखोगे तो उसकी पैकेट जो है वो काफी फुली होती है, उसमें लोग कहते हैं कि हवा भर गया है, ठीक है। तो उसमें जो हवा होता है वो नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस उसमें रहता है। वो क्यों भरे जाते हैं, नाइट्रोजन गैस इसलिए भरे जाते हैं कि वो जो पदार्थ है वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है, क्योंकि उसको काफी दिनों तक पैक उसमें रहता है, तो वो जल्दी खराब ना हो। अगर वो उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है, किसी तरह से प्लास्टिक पचक जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा तो उसमें जो भी पदार्थ भरा हुआ है, आलू का चिप्स या कुरकुरे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा और उससे गंध आने लगेगी, ठीक है। उसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित होकर अपना स्वाद या गंध बदल लेता है, ठीक है। इस पूरे घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, ठीक है, पैकेट की चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाता है, ठीक है, यानी आपको अच्छी नहीं लगती है, उसमें गंध आने लगता है, उसका स्वाद बदल जाता है। तरीके से आप लोग पूरा इसको लिखिएगा जैसे हमने आप सभी को बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6वां क्वेश्चन, सोडा बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। 4 नंबर में, यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का, 4 नंबर का, यानी इसके बारे में आपको नहीं लिखना है कि हमने ये चीजें लिया, ऐसे ऐसे हमने किया तो ये जाकर इतना बना, ठीक है। सिर्फ आपको समीकरण जो होगा उसी को लिखना है। बाकी इसमें एक क्वेश्चन क्या है, खाने के सोडे से सोडा एस, सोडा एस का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है, जिसे धावन सोडा कहते हैं। सोडा एस का मतलब आप लोग समझिएगा कि ये धावन सोडा है। सोडा एस कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है, इसका भी आपको रासायनिक समीकरण ही देना है। तो सबसे पहले कि आपको बेकिंग सोडा कैसे बनाना है, इसकी 2 विधियों को आपको लिखना है, ठीक है। कितनी विधियां, 2 विधि। तो सबसे फर्स्ट विधि जो है वो क्या है, वो तो यही है कि Na2CO3, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, यहाँ पे ये बनता है Na, ठीक है, NaHCO3। ये जो है ये क्या है, बेकिंग सोडा है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे
यहाँ पे NaHCO3 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 थी, Na2। बैलेंस देखिए रिएक्शन को कैसे करना है, तो यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो सोडियम की संख्या 2 गई। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, हाइड्रोजन की संख्या 2 गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 1 2, ठीक है, 2 कार्बन है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया आगे इसके, तो ये कार्बन भी 2 हो गए। बाकी यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, 1 यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे, 3 दूना के 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे 3 O3 दिया है तो 3 का आप लोग, ठीक है, इसमें अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, तो यानी सभी जो है तत्व जो है बैलेंस है, यानी ये बिल्कुल राइट समीकरण है, ठीक है। आपको समीकरण भी बैलेंस करना है, ये नहीं कि सिर्फ समीकरण कर दिया आपको नंबर मिल जाएगा। सिर्फ समीकरण करोगे तो एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। बैलेंस करोगे तब आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो फर्स्ट विधि ये था। दूसरा विधि क्या था? दूसरा विधि है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, H2O जल इसका नाम है, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नाम है और प्लस NH3 यानी इसका अमोनिया नाम है। इसका जब हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनता है? NaHCO3, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो आप सभी लोग देखिए नाम लिख लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है, समय भी काफी लगते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको लिख लिया करिए। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्राप्त हो गया और प्लस यहाँ पे NH4Cl, ठीक है, इसको कहते हैं अमोनिया क्लोराइड। आप लोग नवसादर जानते होंगे, उसी का ये सूत्र है अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा ये विधि हो गया, यानी पहले क्वेश्चन तो समाप्त हो गए। दूसरा क्वेश्चन में था कि यहाँ पे खाने के सोडा, ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से आपको यहाँ पे सोडा एस यानी धावन सोडा प्राप्त करना है। इसका एक अलग नाम है, इसे आप लोग समझ जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सोडा एस कह दिया तो आप लोग समझिएगा कि ये धावन सोडा बोला है, ठीक है। सबसे पहले NaHCO3, ठीक है, इसे खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, यानी इसका 3 नाम है। और इससे हमें क्या प्राप्त करना है? तो इससे हमको जो प्राप्त करना है वो Na2CO3, ठीक है, यानी यहाँ पे हमें धावन सोडा या सोडा एस प्राप्त करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है? Na2 यानी यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 लगा देना है और बाकी यहाँ पे क्या बचा? H2O आ जाएगा और प्लस यहाँ पे CO2 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको गर्म किया जा रहा है, जब खाने का सोडा बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तब जाकर के ये सोडा एस यानी कि धावन सोडा बन रहा है। तो आप लोग इस पूरे रिएक्शन को आई होप समझ गए होंगे और हमारे जैसा रिएक्शन आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से हमने आप सभी को बताया है और आप लोग, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको रिएक्शन समझ में आ गया। और इसके 7वां क्वेश्चन, अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? झाग उत्प्लावन विधि के आपको वर्णन करना है, ठीक है। 2 + 2 यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी अयस्क का सांद्रण, अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी अयस्क में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिली होती है, उसे विभिन्न प्रकार के, ठीक है, यानी प्रकारों से सांद्रण जो है किया जाता है, जिससे उनमें की अशुद्धियां दूर हो जाती है। उस पूरी प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। बाकी यहाँ पे फेन फ्लवन यानी कि यहाँ पे झाग बोला है, ठीक है, झाग उत्प्लावन विधि का आप सभी को वर्णन करना है, यानी फेन फ्लवन विधि। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेन फ्लवन, ठीक है, या इसे झाग उत्प्लावन विधि भी कहा जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? प्रयोग में क्या हो जाएगा? सल्फाइड अयस्क के आप सभी को भारी चूड़ को जल से भरी एक टैंक में, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये वाली डायग्राम यानी ये वाली फिगर भी आप सभी को बनाना है। यहाँ पे एक प्रकार का ये टैंक है, ठीक है, उसमें क्या है, इस तरीके से यहाँ पे एक वायु यहाँ से जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक पाइप लगा दिया गया है, बाकी इसमें इस तरीके से होल कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसमें झाग, ठीक है, झाग जैसे हो सकता है डिटर्जेंट पाउडर का भी हो सकता है और भी, ठीक है। तो इसमें क्या डाला जाता है? सल्फाइड अयस्क प्लस जल प्लस तेल डाला जाता है, ठीक है। तेल किसका रहता है? चीड़ का तेल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाला जाता है किसमें? टैंक में। इसके बाद जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह के द्वारा जल को खूब, ठीक है, आलोड़ित यानी हिलाया जाता है, ठीक है। विलेय अपद्रव्य जल में घुल जाते हैं, जितने भी विलेय यहाँ से वायु हमने जब भेजते हैं, वायु के द्वारा इसको हलोड़ा जाता है, एक तरह से आप लोग समझिए, यानी हिलाया जाता है, ठीक है। तो विलेय अपद्रव्यों के जल में क्या होता है? घुल जाता है। बाकी जो सल्फाइड के हल्के कण होते हैं वो फेन के साथ क्या होता है? जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं। ये जो है ये फेन के साथ यानी झाग के साथ
ऊपर आ गए, ठीक है, ऊपर आ जाता है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है और फिर यानी झाग को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है, फिर सल्फाइड अयस्क को छानकर सुखा लिया जाता है। इस झाग को ले लिया जाता है, इसमें से सल्फाइड अयस्क को, ठीक है, क्या किया जाता है, छानकर सुखा लिया जाता है। बाकी जो अशुद्धियां होती है वो इस तरह से पेंदी में बैठ जाती है, ठीक है, ये अशुद्धियां हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा ऐसे ही आप लोग फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऐसे ही पूरा बनाना है, तभी आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का। आपको इसका अंतर लिखना है। साबुन आप लोग जानते हो, ठीक है। अपमार्जक जो होता है यानी डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, ठीक है, जिसको निरमा वगैरह कहते हैं, सोडा वगैरह, वही है, ठीक है। अब इसमें आपको अंतर लिखना है, तो आपको अंतर कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे साबुन, ठीक है, सॉप, और यहाँ पे अपमार्जक, ठीक है, डिटर्जेंट। और इसके बाद देखिए इसमें पहला अंतर क्या हो जाएगा, साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है, ठीक है, यानी ये इसमें वसा मिलाया जाता है, इसलिए चिकना होता है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, संश्लिष्ट अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन लवण होता है, जो कि सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण या लंबी श्रेणी वाले, ठीक है, एल्काई हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होता है, यानी ये होता है। साबुन क्या होता है, साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। साबुन जो है कठोर जल है, उससे ये झाग नहीं उत्पन्न करता है। बाकी जो ये निरमा है यानी ये जो है डिटर्जेंट है, ये अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है, ठीक है। साबुन को किसी वनस्पति तेल के द्वारा भी बनाया जाता है, और जंतु वसा यानी कोई जंतु है उसके चर्बी को पिघला करके वसा निकाला जाता है, उससे भी बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद संश्लिष्ट अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। नेक्स्ट है, साबुन जल प्रदूषण नहीं फैलाता है, लेकिन जो अपमार्जक है ये जल प्रदूषण क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। जो है डिटर्जेंट जो है अपमार्जक, उसमें झाग होते हैं, जिससे ये जल प्रदूषण फैलाता है। इस तरीके से आपको पूरा अंतर लिखना है। अथवा क्वेश्चन, इसमें आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, अथवा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, समझाइए। हम किसी आवर्त के 2 गुण भी आप सभी को लिखना है, ठीक है, 6 नंबर का है। तो देखिए ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको यहाँ पे इसका आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। और इसका आंसर आप सभी को हमारे चैनल के साइंस का जो प्लेलिस्ट है आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करोगे तो वहां पे भी हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, वहां से भी देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे, वहां से भी देख सकते हो। तो देखिए आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इसको परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक है। आप लोग इसको समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, जो कि उपखंड यहाँ पे ग है, धमनी तथा सीरा में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 नंबर का है। तो इस दूसरा देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम के पेपर में साइंस में सभी क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, और जितने भी हम आप सभी को पेपर बता रहे हैं ये 100% बिल्कुल रियल पेपर है, ठीक है। इसमें से यानी क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे परागण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। तो देखिए परागण सबसे पहले किसे कहते हैं ये आपको जानना है। तो किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पादप के, ठीक है, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और ये जो परागण की क्रिया होती है यानी कि इसके प्रकार जो होते हैं 2 होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। तो आप सभी लोग उस प्रकार के बारे में भी आप सभी को लिखना है, प्रकार के बारे में भी आप सभी को लिखना है, ठीक है। और आप सभी को पूरा यानी लिखा लिखाया आंसर आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा। 11 क्वेश्चन, पुष्प के जनन अंगों का सचित्र वर्णन करना है, यानी आपको चित्र भी बनाना है और वर्णन भी उसका करना है, उसके बारे में भी लिखना है। तो इसका भी आंसर चैनल पे मिल जाएंगे हमारे। अथवा है, दोनों में से किसी एक को कीजिए। स्वतंत्र अभिवन के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये मेंडल ने 3 नियम दिया था, ग्रेकर एंड मेंडल ने। तो पहले यहाँ पे तीसरा जो नियम था वो स्वतंत्र अभिवन का नियम था, उसी के बारे में लिखने के लिए बोला गया। ये यहाँ पे 6 नंबर का है और ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। तो आप सभी लोग या चित्र बनाइए उसके बारे में लिखिए, या यहाँ पे स्वतंत्र अभिवन के नियम को लिखिए। और आप सभी को इसमें क्रॉस भी कराना है, ठीक है, कौन कौन से जैसे लंबे पुष्प, ठीक है, और जैसे लाल पीले फूल में आप सभी को क्रॉस कराना है इसको, जो भी प्राप्त हुए थे, ठीक है। 9 संबंधे 3-3 एक साथ प्राप्त हुआ था, तो आप लोग को उसको पूरा, ठीक है, क्रॉस भी दिखाना है।
तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा सभी चैनल पे, बहुत ही वायरल पेपर है, आप लोग सभी पेपर को तैयार कर लीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।